हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। बच्चों आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अब मियोसिस के साथ में। देखते हैं क्या होता है मियोटिक डिवीज़न। तो बच्चों मियोसिस जो है वो नॉर्मली कब होता है, जैसे हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो गैमीट बनाने के लिए मेल और फीमेल के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं वो बनाने के लिए जो सेल डिवाइड करती है वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो वो सेल जिसमें मियोसिस होता है उन सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट। तो बच्चों जैसे हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर हम बोल सकते हैं कि मियोसिस जो है वो किस में हो रहा है, गैमीट मदर सेल जो होते हैं उनके अंदर मियोसिस होता है। लेकिन यदि हम प्लांट की बात करते हैं बच्चों, तो हायर प्लांट के अंदर जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल होते हैं उनके अंदर मियोसिस होता है, जिससे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। और बच्चों कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए हम बात करें जिनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है तो उनके अंदर जाइगोट में भी मियोसिस हो सकता है। यानी मियोसिस जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स में देखने को मिल रहा है हमें। तो इसके बेसिस पे हम 3 डिफरेंट टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट। तो जाइगोट में यदि होता है तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होगा। यदि स्पोर में मियोसिस हो रहा है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। और बच्चों यदि हम एनिमल्स की बात करें जहाँ पे डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होकर गैमेट बनता है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम डिफरेंट सेल के अंदर मियोसिस को स्टडी कर सकते हैं। एक बार जब मियोटिक डिवीजन होता है बच्चों तो उसमें एक मदर सेल जो है उससे 4 डॉटर सेल्स नॉर्मली फॉर्म होते हैं, और जो क्रोमोसोम नंबर होता है बच्चों वो 2n से n हो जाता है। और बच्चों यहाँ पर प्रोसेस जो है वो 2 सिक्वेंशियल साइकिल की फॉर्म में कंप्लीट होता है। 2 सिक्वेंशियल न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होते हैं जिसको हम क्या बोलते थे बच्चों, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बच्चों मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के जो स्टेजेस होंगे वो वैसे ही होंगे। मियोसिस 1 जो है उसके अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 होगा, जबकि मियोसिस 2 जो है बच्चों उसके अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 होगा। इन दोनों प्रोसेस के बीच का जो स्टेज होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं कि क्या होता है मियोसिस। जैसे बच्चों सपोज ये एक मदर सेल है, मियोसाइट है, ये 2n, ये मियोसाइट है। अब सपोज इस मियोसाइट के अंदर मियोसिस होना है तो 2 टाइप से होगा ये। किस तरीके से कि ये सेल डिवाइड होगा पहले और 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों ये जो दोनों डॉटर सेल होंगे उनकी प्लॉइडी लेवल होगी n। और बच्चों ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मियोसिस 1। यानी मियोसिस 1 में एक सेल से 2 सेल बनता है और क्रोमोसोम नंबर 2n से n हो जाता है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है बच्चों, तो मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन ओवरऑल भी बोलते हैं, बट मियोसिस का जो मेन रिडक्शनल डिवीजन वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मियोसिस 1 होता है। इसमें 2n से n सेल जो है वो फॉर्म हो जाती है। फिर बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट होता है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 जो होगा बच्चों उसमें क्या होगा, मियोसिस 2 में ये जो n सेल बना है, n डॉटर सेल जो अभी बना है मियोसिस 1 के बाद में, वो फिर से डिवीज़न करेगा। और ये डिवीज़न जो होता है बच्चों वो माइटोसिस के जैसा डिवीज़न होता है, जिसमें फिर से क्या होता है, nn सेल बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एक जो मियोसाइट है वो डिवाइड करके क्या करता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो बना देता है। ठीक है बच्चों, और ये जो डिवीज़न होगा, अब ये जो सेकंड पार्ट हुआ इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, मियोसिस 2। तो इस तरीके से मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के थ्रू टोटल 4 डॉटर सेल जो है वो बनते हैं। बच्चों मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो फेज़ होता है उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। बच्चों ये जो पूरा मियोसिस का प्रोसेस होगा उसके अंदर एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। एस फेज़ में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये वाली प्रोसेस जो है वो बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल जैसा कि हम नॉर्मल इंटरफेस पढ़ते हैं वैसा ही है। और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन, इसको हम क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन होना भी बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड जो है उनका नंबर डबल हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाते हैं वो। और इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन तो एक बार हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस 2 बार हुआ। इसका मतलब 2n से 2n जो है क्रोमोसोम, इस 2n क्रोमोसोम के अंदर यदि हम क्रोमेटिड देख रहे हैं तो डबल है, यानी 4n जितना क्रोमेटिड है। पहला मियोसिस होगा तो 2n डिवाइड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट होगा तो nn क्रोमेटिड डिवाइड हो जाएगा, यानी क्रोमेटिड का नंबर जो है वो इक्वली चारों में हैप्लॉइड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे बच्चों।
म्योसिस वन जो है उसको हम रिडक्शनल डिवीज़न बोल रहे हैं बच्चों, और इसको हम हेट्रोटाइपिक सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इंटरफेस की बात में क्या होता है, इंटरफेस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हुआ है और उसके बाद में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। तो प्रोफेज वन के अंदर डिफरेंट स्टेजेस, प्रोफेज वन के अंदर जो स्टेज होते हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। यानी यहाँ पर एक्चुअल में क्या क्या होगा देखते हैं हम। जैसे इंटरफेस में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो बच्चों ये न्यूक्लियस का ही डायग्राम देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे जैसे प्रोफेज होगा तो चेंजेस बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़े थे। क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, सेंट्रियोल दूर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल डिसअपेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म कंडेंस होने लग जाएगा, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगा। और यहाँ पर क्रोमोसोमल एक्टिविटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट सी है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको ऐसे डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करें मेनली इसके अंदर क्रोमोसोमल एक्टिविटी के बेसिस पे। तो कौन कौन से स्टेज, जैसे लेप्टोटीन। तो बच्चों लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है कि जैसे सपोज ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और हमने क्या देखा, हमने देखा सेंट्रियोल जो होता है वो भी डुप्लीकेशन कर लेता है और दूर दूर होना स्टार्ट हो जाता है, बीच में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्टेज में बच्चों हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक एंड पर अटैच होते हैं और दूसरे एंड पर ये दूर दूर होते हैं, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनती है, एक बुके लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए हम इस स्टेज को बुके स्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा होता है किसके अंदर, लेप्टोटीन स्टेज के अंदर। फिर जाइगोटीन में क्या होता है बच्चों, जाइगोटीन स्टेज के अंदर जैसे अब ग्रेजुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी सी, और सेंट्रियोल जो है बच्चों वो भी अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सपोज इस तरीके से वो दूर दूर हट रहे हैं और स्पिंडल फाइबर जो है वो अरेंज होते जाएंगे। यहाँ पर ये एनिमल सेल का डायग्राम यदि है तो इसमें एस्ट्रल रेज हम देख पा रहे हैं। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं बच्चों जाइगोटीन, ये जो स्टेज अभी आपने देखी ये स्टेज था लेप्टोटीन या लेप्टोनीमा स्टेज भी बोलते हैं बच्चों। ये है जाइगोटीन या जाइगोनीमा भी बोलते हैं बच्चों इसको। और इस स्टेज में हम क्या देख रहे हैं, इस स्टेज में देख रहे हैं कि हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयरिंग करते हैं बच्चों। किस तरीके से, यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो गया है और ये पेयरिंग कर रहा है बच्चों। होमोलोगस क्रोमोसोम होते क्या हैं बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम जो एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रक्चरली एक दूसरे के जैसे होते हैं बिल्कुल, और इनमें सेंट्रोमियर की पोजीशन भी एक जैसी होती है, लेंथ भी इनकी एक जैसी होती है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर के लिए जीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो सपोज यहाँ पर पेयरिंग जो है वो किस तरीके से हुई, जैसे मेटासेंट्रिक का मेटासेंट्रिक के साथ में, जो एक्रोसेंट्रिक है उसका एक्रोसेंट्रिक के साथ में। तो इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग कर लेते हैं। हालांकि इस स्टेज में क्रोमेटिड जो होता है बच्चों वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। और इनकी पेयरिंग क्यों हुई है, किसने इनकी पेयरिंग जो है वो करवाई है, तो यहाँ पर बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ में मिल करके इनकी पेयरिंग करवाते हैं। इसको बच्चों हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यानी यहाँ पर क्या है, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू पेयरिंग होती है। और ये जो पेयर होता है बच्चों, इस पेयर को हम क्या बोल देते हैं, ये जो एक पेयर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है एक बाइवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको जाइगोटीन स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग दिखाई देती है बच्चों, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस पेयर को हम क्या बोल रहे हैं, इस पेयर को हम बोल देते हैं बाइवेलेंट। फिर बच्चों नेक्स्ट स्टेज की यदि हम बात करें पेकाइटिन, तो पेकाइटिन में क्या होगा, यही प्रोसेस जो है थोड़ा और प्रोग्रेस करेगा तो ग्रेजुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो और ज़्यादा डिसअपेयर हो जाएगी और सेंट्रियोल जो है वो और भी दूर दूर चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से स्पिंडल फाइबर भी अरेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर एस्ट्रल रेज जो है वो मैंने बनाया है। और अब आप देखेंगे कि पेकाइटिन स्टेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। किस तरीके से बच्चों, जैसे एक क्रोमोसोम ये था सपोज,
तो अब यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, हमको एक क्रोमोसोम की जो दोनों क्रोमेटिड हैं वो क्लियरली विजिबल हो गई। ये एक क्रोमेटिड है बच्चों, हमने पहले माइटोसिस के टाइम पे सीख लिया है कि क्रोमेटिड क्या होता है, और ये दूसरा क्रोमेटिड है। और बच्चों ये दूसरा क्रोमोसोम में सपोज उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इस तरीके से वो ओवरलैप कर रहा है इसको, और इस तरीके से ओवरलैपिंग जो है वो हो जाती है। अब ये ओवरलैपिंग होने के बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बन जाते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बच्चों रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर पार्ट जो होगा बच्चों, ये वाला, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होगा, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियस और लाइगेज एंजाइम है वो क्या करते हैं, इन सेक्शंस को कट करके एक दूसरे पे एक्सचेंज करवा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ऐसी प्रोसेस होती है किसके अंदर, ऐसी प्रोसेस होती है पेकाइटिन स्टेज के अंदर, यानी ये जो स्टेज है वो है पेकाइटिन। तो पेकाइटिन स्टेज है उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि इसके अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर। बिल्कुल ऐसा ही हम दूसरे क्रोमोसोम के लिए भी बच्चों डायग्राम देख सकते हैं कि सपोज़ ये क्रोमोसोम था हमारा दूसरा, तो ये भी क्या होंगे, ये भी पास पास में आ जाएंगे और एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरीके से। तो रिकॉम्बिनेशन होने से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन से क्रॉसिंग ओवर जो है उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो आती है। और ये क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन जो है वो कौन से स्टेज में होता है, पेकाइटिन स्टेज में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के ऊपर जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है जिसमें न्यूक्लियस और लाइगेज एंजाइम को इंक्लूड करते हैं, उसकी हेल्प से ये क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। फिर बच्चों पेकाइटिन के बाद में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज जो है वो डिप्लोटीन स्टेज आती है। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या होगा बच्चों, ग्रेजुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो और भी ज़्यादा डिसअपियर हो जाएगी, जो सेंट्रियोल है बच्चों वो और भी दूर दूर चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। स्पिंडल फाइबर जो है वो अरेंज हो गए हैं। और यहाँ पर अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है। डिप्लोटीन में स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स दूर दूर हटते हैं। बच्चों यदि क्रोमोसोम दूर दूर हटेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो क्लियरली विजिबल होने लग जाएगी। कैसे कि जैसे सपोज ये दूर दूर हट रहे हैं तो जो इसके क्रोमेटिड होंगे वो हमें कुछ इस तरीके से क्लियरली दिखेंगे, जो कि टिप की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, और एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों क्लियरली दिख रहा है हमको। और इसके अंदर यदि कुछ सेगमेंट एक्सचेंज हुए हैं, जैसा कि अभी हमने देखा, तो सपोज ये इतना सेगमेंट एक्सचेंज हुआ है तो हमको ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली दिखने लग जाएगी। बच्चों इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, कायाज्मेटा। कायाज्मेटा और क्याज्मा, ये स्ट्रक्चर जो है वो हमको कौन से स्टेज में दिखने लग जाता है, डिप्लोटीन में दिखने लग जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम के सेपरेट होने की वजह से जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है वो क्लियर विजिबल हो जाती है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये जो क्रोमोसोम है ये वाला, ये भी सेपरेट हो जाएगा, और ये भी दूर दूर हटने की वजह से हमको ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों वो क्लियरली विजिबल होने लग जाएगी कुछ इस तरीके से। और जो सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए वो भी हमें क्लियरली विजिबल होते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्याज्मेटा फॉर्मेशन। और लास्टली बच्चों डाइकाइनेसिस की हम बात करते हैं। तो डाइकाइनेसिस स्टेज जो है वो प्रोफेज का एंड है, और यहाँ तक जाते जाते सेम चेंज होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया होगा, और सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल्स पे पहुँच गए होंगे, और स्पिंडल फाइबर जो है वो पूरे सेल के अंदर ऐसे अरेंज हो गए होंगे। अब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से। तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगी हमको कि सपोज़ ये क्रोमोसोम है यहाँ पर, तो सिर्फ अब ये क्या होंगे, ये दूर हट रहे हैं तो टिप्स के ऊपर एक दूसरे से अटैच होंगे, रेस्ट पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया होगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हमको दिखने लग जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टर्मिनलाइजेशन। क्या बोलते थे बच्चों, टर्मिनलाइजेशन। तो यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन वाली प्रोसेस जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाती है, सिर्फ टिप जो है वहाँ से क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, और इसके साथ ही प्रोफेज वाली स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, और स्पिंडल फाइबर जो है उनका अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो ये वाली स्टेज जो होती है वो डाइकाइनेसिस। तो बच्चों क्या ध्यान रखेंगे कि लेप्टोटीन बुके लाइक स्टेज, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। जाइगोटीन में बाइवेलेंट बनता है, स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू पेयरिंग होती है। पेकाइटिन में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे एक्सचेंज होता है और सेगमेंट एक्सचेंज होता है, उसको हम क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। और
जो पेकाइटिन है बच्चों, पेकाइटिन के बाद में डिप्लोटीन है बच्चों, तो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर वो जब दूर हटते हैं तो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर क्लियर विजिबल होती है, जिसको हम कियास्मेटा बोलते हैं, और अल्टीमेटली डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है और वो टिप के पास में एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रोफेज जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है इसका। नेक्स्ट बच्चों, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस के टाइम पे प्रोफेज स्टेज जो है वो बहुत लॉन्ग होता है और डिप्लोटीन में वो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। जैसे हम एग की बात करते हैं तो डिप्लोटीन स्टेज जो है उसके अंदर वो बहुत ही लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहता है, इसको हम डिक्टोटीन स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यदि हम मेटाफेज की बात करते हैं तो अब रेस्ट प्रोसेस जो है वो सिंपल है, वैसे ही रहेगा। तो बच्चों मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, कहाँ पर, मेटाफेजिक प्लेट पे। अब यहाँ जो मेटाफेजिक प्लेट पे इनका अरेंजमेंट होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा, और फिर क्या होगा बच्चों, फिर ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो बीच में से सेपरेट हो जाएंगे और पेयर में से एक एक क्रोमोसोम जो है वो एक एक सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो एनाफेज में सेल इलोंगेट होगा, बीच में कॉन्स्ट्रक्शन बनेगा और अल्टीमेटली एक सेल के पास पेयर में से एक क्रोमोसोम आ जाता है। इसका मतलब 2n से n कंडीशन बन जाती है। तो इस तरीके से बच्चों मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 के बाद में इंटरकाइनेसिस वाला फेज आता है बच्चों। एनिमल सेल के अंदर इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है बच्चों। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन बिल्कुल नहीं होता है। ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन है, जिस टाइम पे सेल जो है वो क्या करता है, वो नेक्स्ट डिवीजन के लिए थोड़ी प्रिपरेशन कर लेता है। बट बच्चों ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अब मियोसिस 2 स्टार्ट करना है तो क्या होगा, टीलोफेज में ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो फुल्ली डीकंडेंस नहीं होंगे बल्कि पार्शियली कंडेंस कंडीशन में ही रहेंगे। कुछ सेल के अंदर जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता बल्कि मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है और एक साथ साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बनता है, साइटोकाइनेसिस मियोसिस 1 के बाद में नहीं होता और डायरेक्टली जो मियोसिस 2 है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं मियोसिस 2। तो बच्चों मियोसिस 2 जो होता है इसको हम होमोटाइपिक डिवीजन बोल देते हैं और ये इक्वेशनल टाइप का डिवीजन होता है और ये रिजेंबल करता है किससे, माइटोटिक डिवीजन से। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे मियोसिस 1 के पास में जो एक क्रोमोसोम आया उसके अंदर क्रोमेटिड का नंबर कितना है, 2 क्रोमेटिड है। इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन में है, 2C कंडीशन में है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से n हो गया बट नंबर ऑफ क्रोमेटिड अभी भी 2C है बच्चों। इसीलिए ये एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें जो क्रोमेटिड का नंबर है वो 2C से 1C जो है उसमें चेंज होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो फेज होगा वो कौन कौन से फेज होंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो बच्चों ये स्टेज जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। प्रोफेज 2 बिल्कुल ये सारे स्टेज जो हैं बिल्कुल माइटोसिस जैसे होंगे, बस डिफरेंस ये हुआ है कि बीच में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। तो बच्चों देखते हैं हम इसको डायग्राम के थ्रू। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो है वो जो एक सेल में आया था वो क्या हुआ है, कंडेंस हो गया है फुली। मेटाफेज के अंदर वो मेटाफेजिक प्लेट पे आके अरेंज हो जाएगा, बीच में से क्रोमेटिड जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ से डिवाइड हो गया एक सेल के पास, यानी अभी 2C वाली कंडीशन थी, CC वाली कंडीशन आ गई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टीलोफेज में फॉर्म हो गया और इस तरीके से डॉटर सेल बन जाती है। तो बच्चों ये जो मियोसिस 2 होता है वो माइटोसिस के जैसा ही होता है, बस 2C से C कंडीशन जो है उस पर ये पहुँच जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब इसके रिलेटेड हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन है, इफ़ अ पॉलन ग्रेन कंटेन्स 30 क्रोमोसोम्स and 50 picogram DNA, then what will be the number of chromosome and DNA amount in microspore mother cell in G2 phase, meiosis 1 and meiosis 2 product। ठीक है बच्चों, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे हम, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन जो है बच्चों इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, n, क्रोमेटिड का नंबर क्या होता है, C। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब n जो है वो कितना है, वो है 30 और C जो है बच्चों वो कितना है, वो 50 पिकोग्राम। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब बच्चों यदि हम बात करें सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होगा बच्चों उसके अंदर क्या होगा, 2n कंडीशन एंड 2C कंडीशन। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 60 और क्रोमेटिड जो हो जाएगा वो 100 पिकोग्राम हो जाएगा। तो बच्चों एक
हमने पता लगा लिया माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। अब बच्चों G2 फेज़ में देख रहे हैं। अब ये जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है किसके अंदर, सेल डिवीज़न के अंदर, मियोसिस के अंदर। तो इंटरफेज में कुछ नहीं, एस फेज़ में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी G2 फेज़ जब आएगा तो क्रोमोसोम का नंबर तो वही रहेगा क्योंकि क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुआ है बच्चों अभी। तो 2n = 60, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 60 होगा। लेकिन इन क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड का नंबर जो है वो डबल हो चुका होगा, यानी 2c से ये 4c हो चुका होगा, यानी कितना हो गया होगा 200 पिकोग्राम। यानी ये तो 2n ही रहेगा लेकिन ये 4c हो चुका होगा। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से G2 फेज़ में हमने देख लिया कि डीएनए कितना है 60 और क्रोमोसोम कितना है 60 और डीएनए जो है वो 4c हो चुका है, 200 पिकोग्राम हो चुका है। अब सपोज मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया बच्चों, तो मियोसिस 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। मियोसिस 1 का प्रोडक्ट जो होगा बच्चों, उसमें क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो चुका होगा n हो चुका होगा मतलब 30, और ये जो 4c कंटेंट है डीएनए का वो भी आधा आधा बढ़ चुका होगा, यानी 2c हो चुका होगा, यानी 100 पिकोग्राम हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, ये जो मियोसिस 1 का प्रोडक्ट हुआ। मियोसिस 2 का प्रोडक्ट, जब मियोसिस 2 होगा बच्चों तो क्रोमोसोम नंबर तो वही रहेगा, मियोसिस 2 प्रोडक्ट, तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो तो n ही रहेगा, इसका मतलब 30। और क्रोमेटिड की यदि हम बात करें बच्चों, तो ये मियोसिस 1 के बाद में क्रोमेटिड जो है वो भी 2c से c हो गया होगा, यानी 50 पिकोग्राम। तो बच्चों ये जो पॉलन ग्रेन है वो मियोसिस 2 प्रोडक्ट से ही आगे डिवीजन करके बना है, माइटोसिस करके बना हुआ है, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर और क्रोमेटिड का कंटेंट जो है वो हमारा सेम आना चाहिए। तो इस तरीके से हम मियोसिस के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।